हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अधिनियम देखे थे। आज भी हम एक नया अधिनियम देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट के बारे में देखा था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में देखा था। फिर हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़े थे तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में देखा था, और फिर उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने भारतीय परिषद अधिनियम 1852 के बारे में भी देखा था। तो आई होप अभी तक का जो तीन लेक्चर्स हुए हैं उसमें से आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रही होगी। आज का जो लेक्चर है इसके बारे में थोड़ा सा आपको भूमिका बता देता हूँ। ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, इसमें दो अधिनियम है। एक तो आपने बहुत ये दोनों अधिनियम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, इतना सुना होगा कि आपको सलमान खान और शाहरुख खान जितने जाने पहचाने लगते हैं उतने ही ये दोनों अधिनियम आपको उतने ही जाने पहचाने लगेंगे। पहला अधिनियम मैं आपको बता देता हूँ, वो है भारतीय परिषद 1909, और एक दूसरा है वो भारतीय सरकार अधिनियम 1919। अब आपको थोड़ा याद आया होगा कि ये अधिनियम चपरासी से लेके IAS तक के एग्ज़ाम में हर साल कहने का मतलब हर साल कोई भी ऐसा पेपर नहीं जाता जिसमें ये दोनों अधिनियम ना आते हों। तो आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको बस ध्यान रखना है, और घुमा फिरा के वो बस यही पूछते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई होता नहीं है क्वेश्चन, तो वही घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो बस आपको ये 2 टॉपिक देखना है, कैसे कैसे हम इस पे बात करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 4 है, आई थिंक क्लास नंबर 4 है। तो आज क्लास नंबर 4 जो है वो अभी तक के सारे क्लासेस में जितने हुए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही सलमान खान और शाहरुख खान, ये जो 2 अधिनियम हैं जितने जाने पहचाने हैं, उतने ही अधिनियम ये फेमस क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों अधिनियम हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर किए हुए। तो सबसे पहला जो है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद 1909 जो है, इसका मैं आपके बारे में क्या बताऊं, ये इतना फेमस है कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, SSC के, CGL, CPO, SSC GD, MTS और क्या बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जो भी एग्ज़ाम, पेट, टेट, सुपर टेट चाहे जो हो, ठीक है, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इवन UPSSC से वीडियो, लेखपाल और लोअर PCS, PCS, IAS सारे में ये क्वेश्चन कॉमन होता है। कुछ नहीं तो इसमें क्या कर देंगे, मैच द कॉलम में दे देंगे, या फिर इनमें से कौन सा नहीं, इसका क्या नाम है, घुमा फिरा के मिला जुला के ये 2 अधिनियम तो बार बार पूछते हैं, ठीक है। अब बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इनको। इसमें कुछ चीज़ें जो बारीकियाँ हैं, बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन तब भी क्या करते हैं लोग, कहीं ना कहीं कई बार इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला हेडिंग है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सबसे पहली जो इसमें याद करने वाली चीज़ है वो है 1909, ठीक है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने देखा होगा इस पर ट्रिपल स्टार दिया हुआ है, अभी तक अमूमन हमने डबल स्टार दे रहे थे, लेकिन इसको ट्रिपल स्टार दिया क्योंकि भाई इसकी भौकाल भी ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ TV स्टार्स में सलमान खान, शाहरुख खान, इनका भौकाल ज़्यादा है, वैसे अधिनियम में इन दोनों अधिनियम का क्या है, भौकाल टाइट है। तो अभी क्या है कि देखते हैं कि इसका एक और नाम है। अब ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये नाम जो है अपने आप में बहुत फेमस। जैसे शाहरुख खान का नाम किंग खान, अमिताभ बच्चन का नाम बिग बॉस, क्या नाम है, बिग बी, तो वैसे ये भी नाम फेमस है। इसका जो अन्य नाम है इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका जो अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये एग्जाम में उठा के देखेंगे तो कम से कम 10 से 50 बार आया होगा, इससे कम तो नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसका पहला ही पॉइंट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और क्या कहते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अच्छा, मैं मार्ले मिंटो ऐसे अपने आप से नाम नहीं रखा गया। मार्ले मिंटोस में क्या थे, 1-2 आदमी थे, ठीक है, उनका रोल है इसमें, ठीक है ना, उसमें ये लोग रोल प्ले किए हैं, ठीक है। मार्ले मिंटो 2 आदमी थे, उन्होंने सुधार में अपने विचार दिए थे, इस वजह से 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भी दिया गया था। जैसे कि कोई भी बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो वो क्या होता है, उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आप कभी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने यहाँ कुछ भी कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई आविष्कार हुआ है, कोई चीज़ें हुई हैं, तो उसमें देखेंगे उसका नाम चिपका दिया था, कोई रूल दिया हुआ है तो उसका नाम चिपका देता है। क्यों? क्योंकि याद होने के लिए, कि लोगों को पता तो रहे कि हाँ इस आदमी ने बनाया था, नहीं तो 10 साल बाद तो आदमी भूल ही जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से भारतीय परिषद अधिनियम का जो अन्य नाम था वो क्या था, मार्ले मिंटो सुधार, और ये कब हुआ था, 1909 में। पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगली चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। देखो इसमें होता क्या है, सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म। जब भी सांप्रदायिक बातें आएँ तो इसका मतलब समझ आए कि धर्म विशेष की बात हो रही है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। बोले कि देखो 1909 का जो अधिनियम है इसमें हम धर्म के हिसाब से अब व्यवस्था देंगे, ठीक है। इसमें हम प्रतिनिधित्व जो होगा वो जैसे जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पर मुस्लिम का नेतृत्व खड़ा होगा, वो लोग खड़े होंगे। जहाँ सिख ज़्यादा होंगे, ठीक है, वहाँ पर सिख लोगों को दिया जाएगा वेटेज। ऐसा वो धर्म के आधार पर करना चाहते थे। अच्छा, इस उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि भारत की एकता को तोड़ना। अगर एक घर में अगर 5 लोग हैं, अगर वो पाँचों मिलकर लड़ेंगे तो क्या होगा? आप उससे जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर आप उनमें से एक एक को करके क्या करें, आधे आधे को ऐसे तोड़ लें, 2 को अलग कर दें, तो 2 से आप तो आराम से भिड़ सकते हैं, है ना। तो अंग्रेज़ों की ये चाल थी कि इनकी एकता को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे किया जाए। तो वो उन्होंने क्या किया, ये एक लॉ लाया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और उन्होंने इसमें कहा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की हम इसमें व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे वो क्या है कि मुस्लिमों के और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी क्या है, वो बहुत क्या बोलते हैं, हितैषी हैं। ऐसा दिखाया कि वो उनके बारे में कितना सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग बहुत दबाए कुचले गए हैं, हम आपके लिए एक लॉ लाते हैं जो क्या होगा 1909 मार्लियामेंटो सुधार ले आएंगे, जिसमें हम आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा हम लोग अलग से आपको नेतृत्व देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे कि आप अपने यहाँ पर संसद में जाकर ये सब चीज़ें अपने बारे में बोल सकें, आप अपने लिए बोल सकें। तो ये उनका कहीं ना कहीं एक तरह से डाइवर्जन था। वो चाहते थे कि लोग जो हैं हमारी बातों में आएँ और इनकी एकता को खंडित किया जाए। जब तक ये एकता बनी रहेगी तब तक क्या होगी, चीज़ें बहुत ही मुश्किल होंगी, क्योंकि वो लोग जब कोई भी लॉ आता था एक साथ खड़े हो जाते थे। और जानते हैं कि अगर आप एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो आपको गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको झुकना ही पड़ेगा। बात अलग है कि भाजपा गवर्नमेंट हो तो वो तो झुकने नहीं वाली, चाहे वो रेसलर प्रोटेस्ट हो जाए, चाहे किसान आंदोलन हो, वो तो बेचारे जैसे तैसे करके कर लिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर चाहे हो, चाहे रेसलर प्रोटेस्ट हो, सरकार नहीं झुकने वाली, बीजेपी के साइड में करो, ये अपवाद है, ठीक है। तो ऐसा ही था उस टाइम पे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? सिर्फ उद्देश्य ये था कि यूनिटी को तोड़ा जाए, एकता को तोड़ा जाए, जो आपसी सद्भाव है, भाईचारा, इसको तोड़ेंगे तभी, क्योंकि एक दूसरे के लिए अगर लोग खड़े होना बंद कर देंगे तब क्या होगा, लोगों को दबाना बहुत आसान होगा। जैसे अगर आपके घर के बगल में अगर किसी के ऊपर कोई बाहर का आदमी आके क्या करता है, धौंस जमाता है, हमला करता है, झगड़ा करता है, ठीक है, मारता पीटता है, और अगर आप बोलते हैं खड़े हो जाएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी, आसपास पड़ोस वाले खड़े हो जाएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी ना उसको धमकाने की, कि भाई ये हमारे गांव का है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आके इसको धमकाने की, तब तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो आदमी फूट डाल के आप लोगों को अलग कर दे, आपकी आपसी सद्भाव को कम कर दे, आपकी यूनिटी को कम कर दे, तो क्या होगा, आपको तोड़ना आसान होगा। एक दिन पहले जाके उस बगल वाले घर पे उसको मिलके पीटेगा, फिर दूसरे दिन तो आप लोग नहीं जाएंगे, और दूसरे दिन आपको आके पीटेगा, तो क्या होगा, बगल वाले नहीं आएंगे। तो ये क्या होता है, एक चाल होता है कि फूट डालो, राज करो, यही उनकी स्ट्रेटजी थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने के नाम पर वो क्या करना चाहते थे, उनके आपसी सद्भाव, उनकी यूनिटी को क्या करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, कि जिससे कि क्या हो कि ये लोग बीच बीच में बखेड़ा जो खड़ा करते हैं वो ना करें, ठीक है। तो 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, मार्लियामेंटो सुधार, किसको बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। दूसरा, सांप्रदायिक व्यवस्था की, किसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी, 1908, 1909, 1910, उसके बाद 1919, ऐसे 3-4 अधिनियम जो आपने सुने होंगे उसमें से दे देंगे, ठीक है। तो वो आपको उसमें याद रखना चाहिए एग्जैक्टली कि इसमें किस में दिया गया था, 1909 में दिया गया था। अच्छा, इसके बाद अगला एक पॉइंट आता है, उसमें बोला कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मताधिकार देने का अधिकार ही नहीं दिया गया। बोले देखो, जो थोड़े बहुत डेमोक्रेसी से हमारे चुन के गए थे 2-4 लोग विधानमंडल में, उनसे बोला कि देखो तुम लोग खाली अब सुनो, यहाँ पर सुनोगे, चाय नाश्ता करो और फिर यहाँ से फूट लो। लेकिन आपको अगर बजट पे आप क्या करते, आपको कोई भी मत देने का अधिकार नहीं था। ऐसे कोई छोटे मोटे मामले होंगे तो आप उस पर अधिकार देते थे, लेकिन उनको पता था कि ये पैसे का मामला है, तो ये क्या करेंगे, अगर कुछ भी आता है, अगर इनको जानकारी मिलती तो ये इसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे, हमारे विरुद्ध क्या करेंगे, वोट डालेंगे, और जिससे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान होगा, चीज़ों में देरी होगी। ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं था। सीधी सी बात, अगर आप कोई एम्पायर है, कोई चीज़ खड़ा करते तो आपने चाहेंगे ना कि आपको कोई अपोज करे, आपकी बातों को काटे, हाँ, एकदम राजा वाली फीलिंग लेना चाहेंगे। तो वैसे ही उस टाइम पर क्या था कि गवर्नमेंट नहीं चाहते थे कि ये तुच्चे मुच्चे जो हैं लोग, ये आके हमारे ही राज्य में, हमारे ही विधानमंडल में बैठकर हमारे खिलाफ उंगली उठाए। तो उन्होंने कहा देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, खाली खाओ पियो नाचो गाओ, लेकिन तुम्हें बजट पर क्या है, बजट पर कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा कि तुम जाके वहाँ पर वोट डालो, ठीक है। बस खाली आओ, शांति से सुनो चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो उनको दिया गया, तो ये भी आप कह सकते हैं कि इसमें अधिकार नहीं दिया गया था। अच्छा, 2-4 चीज़ें बहुत फेमस हैं, कभी कभी आप देखेंगे कोटेशन दे देते हैं कि ये अधिकार है, कि जैसे करो मरो, दिल्ली चलो,
ये नारा किसने दिया था, या फिर ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दूध मांगो वो क्या बोलते हैं, तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो, ऐसे कुछ करके 2-4 वर्ड जो भी हैं इसके ऐसे कोटेशन दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इनमें से इसको किसने कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है आए दिनों में यूपीएससी वगैरह में, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट होते हैं, या फिर एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 1909 के बारे में 2 लाइनें हैं, बहुत फेमस हैं। इसको किसने कहा था ये कभी कभी क्या कर देते हैं ऑप्शन में डाल के दे देते हैं कि आपको उसमें से बताना है। जैसे इसमें पहला कथन था वो दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो आपको क्वेश्चन में आएगा इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया निम्नलिखित में से किसने कहा था। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, उसके बाद क्या होता है सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे 5-6 नाम 4 नाम दे देंगे और फिर आपको इसमें से एग्जैक्टली अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो वो लगते तो बहुत आसान है क्योंकि 1 लाइनर है, आपको या तो आया, जीएस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको या तो आया या तो फिर नहीं आया। ऐसा है नहीं कि a+b का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला यूज़ किया, लास्ट में आपने बोला वो गांधी जी, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट याद होना चाहिए कि गांधी जी ने कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश उनका कहने का मतलब क्या था, अगर गांधी जी कोई चीज़ कह रहे थे तो उनका कोई मतलब था। सर्वनाश का मतलब ये था कि वो जानते थे अगर एकता टूटी, कोई भी अगर एकता टूटती है, अगर एक ही परिवार में एकता टूटती है तो क्या होता है, विनाश होता है, सर्वनाश होता है। कैसे, अगर आप 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर फैमिली होगी तो वो क्या करेंगे, वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर आप चारों साथ हैं तो कोई बाहरी वाले की हिम्मत नहीं होगी, आप क्या करेंगे, चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे, कोई काम रहेगा उसको जल्दी से कर पाएंगे, कोई चीज़ लेना खरीदना रहेगा तो भी आप बहुत आसानी से करेंगे। क्योंकि आप 1 लोग रहेंगे तो अगर आपको 10 लाख की चीज़ है तो क्या करेंगे, 1 लोग के ऊपर 10 लाख का भार बहुत होगा। लेकिन अगर 4 लोग हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए देंगे तो क्या होगा, आसान पड़ गया ना। तो कोई चीज़ लेना की भी हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसी हिसाब से गांधी जी ने सोच समझ के बोला कि ये तो सर्वनाश कर दिया। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि ये सांप्रदायिक विभाजन हमारे लिए क्या हो सकता है, एकदम घातक सिद्ध हो सकता है। उनको पता था कि अगर सांप्रदायिक हो जाएगा लोग एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, लोग एक दूसरे के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और ये जो था अंग्रेजों का मास्टर स्ट्रोक था। वो जानते थे कि अगर हम इनको सांप्रदायिक के बल पर क्या करते हैं, धर्म के आधार पर बांट देते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। जैसा कि आप हाल ही के दिनों में आजकल देख ही रहे होंगे कि धर्म के नाम पे लड़ाना कितना आसान है। ठीक है, हमने आपके भगवान के बारे में बोला, आपने हमारे भगवान के बोले में बोला, उसके बाद चालू हो गया बिग बॉस बोले तो एकदम झगड़ा लड़ाई मारकाट चालू हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब तो ऐसा हो गया, आम बात हो गई। आप कोई भी उठा लीजिए, हर चीज़ में धर्म का सांप्रदायिक एंगल निकल ही आता है। उसमें क्या होता है, उससे लड़ाना आसान होता है। क्योंकि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे ना तो आदमी आग बबूला हो जाता है, आंखों पर पट्टी आ जाती है, फिर वो समझ नहीं पाता क्या करना है। फिर उसको बस सामने वाले को मारना होता है या खुद मर जाना होता है। यही बस 2 ही चीज़ बाकी होती है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी जब, अच्छा एक स्टोरी है कि जब बाबर हार रहा था, जब बाबर ने इंडिया पर आक्रमण किया था, ठीक है, जब वो लड़ रहा था तो थोड़ा सा लोग क्या हो रहे थे, उसके वीक हो रहे थे। फिर क्या हो रहा था कि वो सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो उसने एक टेक्निक निकाला जिहाद का। उसने फिर सबसे पहले जिहाद उसने स्टार्ट किया कि उसने उसमें धार्मिक एंगल दिया, उसने अपने पर्सनली यूज़ के लिए किया, धार्मिक एंगल दिया, लोगों के अंदर वो धर्म वाला जोश जगाया। और जिसके बाद से उसके जो सैनिक थे वो क्या हुए, खतरनाक तरीके से लड़े और आगे की लड़ाइयाँ जीती भी। तो कोई भी लड़ाई होती है आप देखेंगे जो होता है वो धार्मिक आधार पर जब कोई लड़ाई होती है तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही गंदी, बोलते हैं कि उसको बोल सकते हैं गंदी तरीके से लड़ी जाती है। तो वैसे ही अभी भी क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि पेपर में उठा के देखेंगे तो रोज़ धर्म के एंगल पे आपको चीज़ें रोज़ डिवाइड किया जाता है। और आप टीवी देखेंगे तो आप तो फिर जहर ही है। टीवी पे आप देखेंगे तो इस समय जो पत्रकार हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, धर्म का ही एंगल ढूंढ के लाते हैं। कहीं पर अगर कुछ भी हो जाता है तो सिर्फ धर्म का एंगल को ढूंढ के लाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। अच्छा, अपने यहाँ एक चीज़ दिक्कत ये भी है कि अब जैसे विदेशों में क्या होता है कि वहाँ पर जो झूठ फैलाया जाता है, जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, वो फैलाई जाती है सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से। और उसको क्लियर कौन करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया करते हैं। मतलब वहाँ के टीवी वाले उसको सच्चाई बताते हैं, नहीं ये गलत है, ये सही है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो झूठ फैलाया जाता है वो टीवी वाले फैलाते हैं। ठीक है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, झूठ फैलाते हैं। और अपने यहाँ असली चीज़ कौन दिखाता है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब मतलब सही दिखाते हैं। और फेक कौन दिखाता है, टीवी वाला दिखाते हैं। तो ये इस समय थोड़ी सी दिक्कत चल रही है।
तो फिर इस एक्ट के बारे में गांधी जी ने क्या बताया था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया था। क्यों कर दिया था ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर अगर बढ़ जाएंगे तो फिर यूनिटी नहीं होगी ना, उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, 10 लोग अगर एक कमरे में अगर उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट लेंगे तो क्या होगा, उसमें से 2 बचेंगे जो उसकी जाति के होंगे बस, बाकी फिर धर्म के होंगे, बाकी लोग तो नहीं आएंगे ना, बोलेंगे हम क्यों जाएँ, हम तो ब्राह्मण हैं तो हम क्यों जाएं उसके आंदोलन में। तो ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि ये जो था ब्रिटिश लोगों ने बहुत गंदा चाल चला है और इससे उनको नुकसान होगा, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को बताया भी था। अच्छा, एक चीज़ इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कहा कि ये जो सुधार है ना, प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये सब क्या थे, अंग्रेज थे उस समय, ये लोग क्या करते थे, तो कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही तरफ था। तो ये कुछ भी बोलते थे, ऐसा लगता था कि हमारे कितने हितैषी, कितना हमारे बारे में सोचते हैं और हमारे लिए कितना काम करते हैं। तो ये सब तो क्या थे, ये लाइन याद रखिए कि ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा, इसको मैं डबल स्टार देता हूँ। ये दोनों लाइनें भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि इसमें से किसने कहा था, किसने बोला था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, तो ये 1909 अधिनियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। 2-3-4 लाइनों में आपको सारी चीज़ें ये कंफर्म हो जाएगी। अगला जो अधिनियम आता है ये भी ट्रिपल स्टार है, वो होता है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा कहानी देखते हैं। इसका भी एक अन्य नाम है, जिसके भी अन्य नाम होते हैं चिंकू पिंकू टाइप, वो क्या होते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे कि जिनका भी कोई निक नेम होता है वो ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई छबीली हो, चाहे वो तात्या टोपे, वो सब ऐसे अलग अलग नाम करके, जिनके भी 2-3 नाम होते, चाहे वो बीरबल थे, उनका नाम भी रामतनु पांडे से करके था, तो वो अगर निक नेम है तो फेमस होता है, निक नेम जरूर पूछता है, तो याद रखिएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि 1919 में कौन सा अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, अब इसको ऐसे पूछेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, 1909, 1919, 1935, 1948, ऐसे 54 दे देगा, आपको याद रहना चाहिए। सीधी सी बात है, जीएस मैं अभी से कह रहा हूँ कि टू द पॉइंट अगर आपको याद नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, या तो उसमें आता है या तो नहीं आता, इसमें 2 ही केस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने A+B का होल स्क्वायर लगाया और आपको आंसर आ गया 1919, वो ये निकल गया आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 2 आदमी थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे नाम रख दिया, तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे इसमें मार्ले और मिंटो 2 आदमी थे, वैसे इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये लोग 2 आदमी थे। ठीक है, जिसने इस सुधार को प्रस्तुत किया था, उसमें कब किया था, 1919 में। तो अब ये क्वेश्चन बन गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, 1919 में। ठीक है ना, तो ये याद कर लेंगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है द्वैध शासन प्रारंभ। अब क्वेश्चन अभी तक इसमें जो सबसे ज़्यादा बनते हैं, सबसे पहला कि मॉन्टेग्यू सुधार कब हुआ था, 1919, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में हुई थी, ये 2 ही क्वेश्चन बार बार पूछता। ठीक, तो वैसे भी भारत सरकार अधिनियम वाला जो क्वेश्चन है इसमें ही पूछेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, द्वैध शासन का प्रारंभ ये किस अधिनियम में हुआ था, किस अधिनियम में हुआ था, ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, बहुत डीप में जाएंगे तो ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के बारे में पूछ लेंगे कि इसमें ये सचिव थे कि ये क्या बोलते हैं वायसराय थे। मार्ले मिंटो में पूछ लेंगे कौन इसमें वायसराय था, कौन सचिव था। बहुत डीप में पूछेंगे, पीछे से IAS लेवल के, तब ये जाके पूछेंगे। तो अब प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। उसके पहले हमने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझा था, अभी प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता क्या है। द्वैध शासन का मतलब क्या था, सबसे पहले जब था तो अंग्रेजों के पास क्या था, एक सेंट्रलाइज पावर था। मतलब जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बोलती थी वही सारे रूल क्या होते थे, पूरे इंडिया में उनके जितने भी टेरिटोरी उन्होंने कब्जा किया था, जितने भी जगह उन्होंने क्या अड्डे बनाए थे, वहाँ पर वही रूल फॉलो होता था। लेकिन उनको लगा कि ऐसे एक रूल के नीचे रखेंगे तो लोग उससे क्या हो रहा था कि इन्फॉर्मेशन पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। स्थानीय स्तर पे कहीं कहीं अलग मुद्दे होते थे। ठीक है, कहीं कोई पता लगा जो है होली मना रहा है, कहीं किसी को होली पसंद नहीं थी, कहीं पर कोई कुछ उगा रहा था, कहीं कुछ उगा रहा था। सबके लिए एक रूल लाना क्या होता था, कभी कभी दिक्कत का सबक बन जाता था। और उससे क्या होता था, लोगों में जन भावनाओं का क्या होता था, आक्रोश भर जाता था, जन भावनाएं भड़क जाती थी और विद्रोह होने का कारण होता था। उनको पता था कि इतनी डाइवर्सिटी, इतनी अलग अलग विविधता होने की वजह से हमको इनके लिए एक रूल लाना मतलब कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं था, है कि नहीं। अब जैसे हम आपको 4 लोगों को पकड़े, 2 मद्रासी पकड़ लें तो 3 पंजाबी और 2-3 यहाँ अपने यूपी बिहार के लौंडे पकड़ लें। अब सबको हम लोग क्या करें, एक ही दिन बैठा के वही मछली चावल खिलाएं, हैं लगातार, हाँ तो क्या होगा, यूपी वाला भड़क जाएगा, वो फिर बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं खा पाएंगे, सीधा कट्टा निकालेगा, फिर धाएँ धाएँ
फिर हम लोग अगर क्या करें, पंजाबी वाले बैठा के क्या करें, हमेशा वही लिट्टी चोखा बैठा के खिलाएं, बिहारी वाले स्टाइल का खाना, तो क्या वो हजम कर पाएगा, खा पाएगा लगातार? एक दिन खाएगा, बोले कि चलो ठीक है एक दिन खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या वो रोज़ खा पाएगा? नहीं ना। अगर हम ऐसे ही पंजाबी वाले की तरह जो चिकन वगैरह खाते हैं उनको क्या करें, कोई जो धार्मिक होगा उसको बैठा के खिलाएंगे तो खाएगा? नहीं खाएगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इनको क्या करते हैं, इनको एक रूल में कभी नहीं बांधा जा सकता था। और यही क्या था उस समय दिक्कत आ रही थी कि यार सेंट्रलाइज फोर्स है, एक रूल बना देती थी, अब सबको पालन कराने में सबकी नानी याद आ जाती थी, क्योंकि भाई सबके अलग अलग अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है और अपनी कल्चर है, तो वो एक रूल को फॉलो क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि भाई उनके सामने भी तो दिक्कत है। अब जो चिकन मटन नहीं खाता है वो बोल देंगे नहीं सबको खाना है, तो कैसे खाएगा? नहीं खाएगा ना। आप ही के दोस्त होते होंगे, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे, तो उसमें दो तो ऐसे जरूर निकल आते होंगे हैं कि भाई हम तो खाते नहीं, वो प्लेटें सूंघते होंगे कि अरे इसमें तो मटन की खुशबू आ रही थी, लेकिन जब तुम खाए नहीं तो तुम्हें मटन की खुशबू कैसे आ गई इसमें? हाँ, मुर्गे की खुशबू कैसे आ सकती जब तुमने अभी तक चिकन कभी खाया ही नहीं था? तो ऐसे हर जगह हो जाता है। तो मेरा जो इतना कहानी आपको बताने का, इतना कहानी रचने का जो मोटिव था, मोटिव बस ये था कि कभी भी सबके लिए एक रूल नहीं हो सकते। हर आदमी का अपना एक पर्सनली क्या होता है, कल्चर होता है, क्या बोलते हैं, पर्सनल चीज़ें पसंद नापसंद हो सकती हैं, तो किसी को एक रूल में नहीं बांधा जा सकता था। तो द्वैत शासन का जो प्रारंभ हुआ था वो इसलिए हुआ था कि द्वैत शासन का मतलब ये था कि दो शासन। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो एक गवर्नमेंट हमारी पूरी होती है जो यूपी पर गवर्न करती है, जैसे कि जिसमें हेड क्या होता है, मुख्यमंत्री होते हैं ना, मुख्यमंत्री होते हैं सीएम योगी, ठीक है। अगला जो होता है फिर एक आप देखेंगे आपके जिले स्तर पर भी एक शासन तरह होता है, ठीक है। वैसे तो वो त्रिस्तरीय होता है, लेकिन एक आपको मैं रफली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, डीएम होता है, सर्वे सर्वा, फिर उसके नीचे क्या होते हैं, एसडीएम होते हैं, फिर ऐसे ऐसे। तो वो गवर्न करने का दो एक तरह से हो गया ना सरकारें। तो प्रांतीय सरकार, तो उन्होंने ऐसे ब्रिटिश ने किया कि अभी तो क्या सेंट्रलाइज जो केंद्र में सरकार हमारी थी उसको क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार, उसका तो रूल जो था ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रांतों में भी जो सरकार होगी उसके लिए भी क्या होगा, लोगों को थोड़ा सा जागरूक उसके लिए भी हमको करना होगा। अच्छा, प्रांतीय शासन ये जो था, द्वैत शासन लाने का उद्देश्य क्या था कि लोग थोड़ा शासन के लिए क्या हो सके ना, उत्तरदायी हो सके। लोग थोड़ा उनको क्या करें, शिक्षित करने के लिए द्विशासन, ये जो प्रांतीय शासन है इसके बारे में थोड़ा सा उनको अवेयरनेस देने के लिए, उनकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व लाने के लिए उनको क्या किया गया, ये द्वैत शासन से इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, उससे उनको बताया गया। अभी लोगों को पता नहीं होगा तो क्या होगा, अगर जैसे मान लो स्टेट ने बोला कि नहीं अब ये रूल लगेगा, हम बोलेंगे नहीं हम तो मोदी जी वाला मानेंगे, केंद्र से मानेंगे, है ना। तो द्वैत शासन अगर आप देखेंगे तो एक पूरा इंडिया पे एक शासन होता है जिसको सेंट्रल बोलते हैं, फिर एक स्टेट पावर होती है, ठीक है ना, एक स्टेट पावर होती है जिसपे जैसे योगी जी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये, हम तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि नहीं मोदी जी ने बोला अब ये नहीं करेंगे। भाई जो सेंट्रल का रूल होगा सेंट्रल बनाएगा ओवरऑल सबके लिए, फिर जो स्टेट का अपना रूल होगा स्टेट का रूल होगा, तो उसको ले, तो वो क्या हुआ कि लोगों को प्रांतों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए, थोड़ा शिक्षित और जागरूक करने के लिए, उनके उत्तरदायित्व के लिए क्या किया गया, इस द्वैत शासन से इंट्रोड्यूस कराया गया, लोगों को बताया गया, ठीक है, द्वैत शासन का प्रारंभ कराया गया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पता नहीं हो रही, पता होनी चाहिए। अच्छा, 1919 में ही क्या हुआ था, जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसी में सबसे पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। अच्छा, उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग मैंने बताया ना द्वैत शासन में, कि आपको प्रांतों के लिए भी उत्तरदायी थोड़ा सा बनाया जाए, कि उत्तरदायी शासन आए कि नहीं इस पे अब आपका ही क्या होगा, काम होगा, ठीक। तो उत्तरदायी शासन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 1919 में हुआ था। अच्छा, प्रांतीय जो विषय जो हमारे प्रांत के मतलब छोटे जैसे जैसे जो स्टेट के जो विषय थे, उसमें आरक्षित और हस्तांतरित, इसमें दो भागों में विभाजित किया गया। हस्तांतरित मतलब कि कुछ आरक्षित मतलब हो गया कि ये तो सेफ है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके यहाँ का कोई भी जो सीट होता होगा विधायक का, कभी कभी वो आरक्षित होता होगा। आरक्षित का मतलब वहाँ पे कोई एससी आदमी का, एससी वर्ग का ही आदमी क्या होगा वहाँ पर चुनाव लड़ सकता है, तो उसको आरक्षित बोलते हैं। जिसके लिए मतलब ये स्पेशली एक आदमी के लिए ही, पर्टिकुलर एक आदमी के लिए ही, एक ही जाति वर्ग विशेष के लिए आरक्षित है, या रिजर्व जिसको कह सकते हैं कि भैया ये सीट रिजर्व है। और दूसरी हस्तांतरित हो जाती थी। तो ये जो इस समय विभाजन हुआ, ये प्रांतीय विषय में आया कि इन दोनों को अलग अलग विभाजित किया गया कि आरक्षित और हस्तांतरित, किसको बदला जा सकता है हस्तांतरित, और कौन आरक्षित है कौन रिजर्व है। ये जो दो चीज़ों में विभाजित कब हुआ, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं, है ना। अगला चीज पॉइंट है कि भारतीय अधिनियम, जो ये अधिनियम था, इसका आधार क्या था। इसका आधार था कि भले कि ये सब जो आप ये सब हमको फलाना ढमका सब सुना दिया, इसका क्या बेसिस क्या है, क्या चीज़ें आप कहाँ से ये पकड़ के ला रहे हैं, आपको कोई तो कुछ तो लॉजिक होगा। बोले कि देखो हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दो आदमी थे, हमने इनको खूब घुमाया, ठीक है, पूरा इंडिया भ्रमण कराया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी है
उसमें उसके आधार पे हम सब ये सारे रूल मतलब बना रहे हैं, द्वैध शासन वगैरह ये सब जो था, इससे क्या बोलते हैं, ये आरक्षित और रिजर्व ये सब क्या हो रहा है, हस्तांतरित, इसमें हम किस पे काम कर रहे हैं। ये हमारे 2 आदमी थे, ठीक है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, उनके कहने पर, उनकी रिपोर्ट उन्होंने दिया है जांच पड़ताल करके, और उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को लागू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आज मैंने इसको थोड़ा अलग टाइम दिया हुआ है, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट थे, दोनों के लिए अलग टाइम दिया हुआ था। अभी भी क्या है, इसको इसके साथ कल हम डेट करेंगे। अच्छा, इसको आप एक बार क्या करिएगा, रीड योरसेल्फ, आप खुद एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहे, लूसेंट और कहीं जहाँ से भी पढ़ते हो आप, उसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ दिमाग में रहेंगी, तो आपको क्या होगी, चीज़ें थोड़ा थोड़ा क्लियर होती रहेंगी। जब भी आप कोई क्लास देखिए, थोड़ा सा बस आप एक बार नॉवेल की तरह रीडिंग लगा लीजिए। नॉवेल की तरह रीडिंग लगा लेंगे तो आपको चीज़ें जो होंगी अडॉप्ट करने में, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए एक बार हम आपको इसको रिकैप करा देते हैं। तो रिकैप में आप देख रहे हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है, पार्लियामेंट सुधार 1919 में आया था। क्वेश्चन यहीं से बनता है सबसे पहला। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है धर्म के नाम पर क्या होगा, अब आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो किसमें, पार्लियामेंट सुधार, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 कहते हैं। केंद्रीय विधानमंडल को बोला कि तुम आओ यहाँ पर, खाओ पियो, चाय नाश्ता करो, मौज मस्ती करो, लेकिन आपको बजट पर कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस पर आपको मत देने का अधिकार नहीं है, बस खेलो कूदो और खाओ पियो निकलो। फिर 1919 के बारे में 2-4 कथन है, बहुत फेमस है। गांधी जी ने कहा ये तो हमारा सत्यानाश कर दिया, मतलब हमारा सर्वनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी को पता था कि ये इनकी चाल क्या थी। जैसे अभी भी क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट की चाल, कोई किसी की चाल समझते हैं ना, तो समझ कहते हैं कि ये तो सत्यानाश कर देगा। बाकी लोग भले नहीं समझे, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आप उसको जरूर कहेंगे। तो इस एक्ट ने भी हमारा सर्वनाश कर दिया, गांधी जी ने बोला, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग सांप्रदायिक आधार पर बटेंगे तो बहुत खून खराबा, मारकाट और एकता क्या होगी, आपसी सद्भाव क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका लेवल जो है कि नीचे चला जाएगा, जो कि आज के दिनों में आप देख ही रहे हैं। अगला क्या है कि रैमजे मैकडॉनल्ड ने बोला कि ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य जो था ना, वो एक अधूरा और अल्पकालीन क्या था, समझौता था। वो था, इस आदमी ने कहा था, रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा था। मैकडॉनल्ड से याद आया, बर्गर खाते होंगे, तो उसी का आदमी था ये। मजाक कर रहा हूँ। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी बहुत फेमस है अपने आप में, ठीक है। जितना सलमान खान भाई फेमस है, उतना भी ये भी फेमस है अधिनियम के मामले में। इसका एक नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 2 आदमी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 सुधार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रांतों को अब द्वैध शासन से इंट्रोड्यूस कराना होगा। द्वैध शासन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे आप इंडिया में एक सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल मतलब एक सरकार होती है जिसको बोलते हैं मोदी जी, हैं। अब पूरा उसमें और कोई नेता तो है नहीं, वही है घुमा फिरा के, ठीक है। तो द्वैध शासन, और अपने यूपी में क्या है, यूपी में क्या है कि योगी जी। तो 2 गवर्नमेंट हो गए ना, एक तो सेंट्रल, एक प्रांतीय, मतलब हर स्टेट में एक अलग अलग गवर्नमेंट। तो वही इंट्रोड्यूस कराया गया था। क्यों कराया गया था? कि लोगों को उत्तरदायी शासन के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए, थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, कि लोग जाने द्वैध शासन क्या होता है, ठीक है। तो इस द्वैध शासन का प्रारंभ कराया गया। अच्छा, पहली बार 1919 में द्वैध शासन या फिर उत्तरदायी शासन के बारे में लोगों को क्या हो गया, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग मिला। अगला चीज़ कि इसी प्रांतीय व्यवस्था में रिजर्व और हस्तांतरित, मतलब आरक्षित चीज़ों के बारे में और हस्तांतरित चीज़ों के बारे में विभाजित किया गया। कि देखो ये प्रांतीय विषय है, जैसे कि मान लो अगर पानी वाला विषय है तो ये आदमी देखे आरक्षित है, ये हस्तांतरित कर सकते हैं। कोयला वाला काम है या कोई सामाजिक किसी के लिए कोई मतलब जो लोगों के लिए काम है, उसको किसी को रिजर्व कर दिया गया। मतलब रिजर्व मतलब फिक्स, और हस्तांतरित मतलब जिसको दिया जा सकता है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको बोलते हैं। इसमें विभाजित किया गया। और अच्छा, इस आधार का अधिनियम इतना सारा बखेड़ा खड़ा होने के बाद लोगों ने पूछा कि भाई इसका क्या बेसिस क्या है, कहाँ पर ये खड़ा कर दिया, किस बात पे आपने ये सब, किसके कहने पर ये सब स्टार्ट कर दिया, द्वैध शासन वगैरह। तो उन्होंने बोला अंग्रेजों ने कि देखो भाई, जो ये शासन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 2 हमारे आदमी थे, हमने बोला था जाओ घूम टहल के देखो क्या हो रहा है। उन्होंने माहौल चेक किया और बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट दिया। उस आधार पर हमने इस चीज़ को आपको इंट्रोड्यूस कराया, आपके सामने ये प्रस्तुत किया है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। अपने आप में ये भी बहुत क्या है, फेमस है। ये इतना फेमस है जितना कि कैटरीना कैफ हमारे बॉलीवुड में। तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार अपने आप से खुद क्या करेंगे कि एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे। अगर आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी होंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि भूला कि मुझे तो ये तो कभी सुना ही नहीं है। थोड़ा पढ़ लेंगे, रीड करके आएंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी सुनी लगेंगी। और जब सुनी चीज़ें लगती हैं तो क्या होती हैं, याद आसानी से होता है। तो ठीक है, आप इसको एक बार ज़रूर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा।
और चैनल को जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, जो अभी क्या है कि थोड़ा सा जीएस में जिनका डामाडोल है, जो चाहते हैं कि इनको एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कोई हर चीज़ें मिल जाए नोट्स के फॉर्म में, वो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो नीचे बटन है ना, इस पर चाहे सर फोड़ो चाहे चप्पल खींच के मारो, बस ये जो बटन है ना, ये दब जाना चाहिए था। ठीक है, बगल में घंटा है उसको बजाइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस है ना आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 अधिनियम शाहरुख खान और सलमान खान थोड़े अच्छे लगे हों, समझ में आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।